गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। तो मैं एक इलस्ट्रेशन ले रही हूँ 24। हम इसे पूरा नहीं कंप्लीट करेंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सिंपल हैं। सिर्फ एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे ऊपर हेडिंग है, 3 पार्टनर हैं ABC, फर्म में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2:1 में। और आपसे पूछा गया है कि आपको फर्म की टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है असेसमेंट ईयर की। बाकी सारी चीज़ें सिंपल हैं, सिर्फ एक पॉइंट हम देख लेते हैं जिस पर मैंने हाईलाइट किया है। फर्म्स इनकम ऑफ रुपीज़ इतना, फर्म की इनकम कैलकुलेट होके आई है, इंक्लूड्स रुपीज़ 4,50,000 नेट। 15 लाख की जो इनकम है उसमें 4,50,000 ऐसे हैं जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। हम चेक कर लें ये 15 लाख ये कहाँ से ले रहा है। ये रहे नेट प्रॉफिट के 15 लाख रुपए, सॉरी 15 लाख नहीं, 1,50,00,000 है ये। ठीक है, तो बाकी का प्रोसीजर तो वही रहेगा जो हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट की मदद से उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके हम फर्म के लिए बिज़नेस इनकम कैलकुलेट करते हैं और उसे GTI में जोड़ते हैं। ये पॉइंट बहुत सिंपल है जिसमें हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करने वाले हैं। तो फर्म की 1,50,00,000 के इनकम में 4,50,000 रुपये ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के इंटरेस्ट के मिले हैं। और इसके साथ एक वर्ड दिया हुआ है नेट, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट है वो ग्रॉस नहीं किया जाता। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिडक्शन की इनकम है और ये आपको नेट प्रॉफिट के क्रेडिट साइड पर दे रखी है, जबकि नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे दे रखी है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बिज़नेस इनकम के लिए बनाया जाना चाहिए, यानी कि जो नेट प्रॉफिट शो होना चाहिए वो सिर्फ बिज़नेस इनकम शो करने वाला होना चाहिए। पर हमारे क्रेडिट साइड पर P&L के 4,50,000 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के भी शो कर रखे हैं। वो हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाकर उसको डिफरेंट हेड में दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम ये कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट, तो सबसे पहले हमने ये देखना है ऐसी कौन सी इनकम है जो बिज़नेस की नहीं है, तो हम यहाँ से उसको हटा लेंगे, नॉट टू बी ग्रोस्ड, और 4,50,000 रुपये हमने इसमें माइनस कर दिए। ठीक है, बाकी सारी एडजस्टमेंट आपने की और लास्ट में जब आपकी बिज़नेस इनकम बन के आएगी, राइट, तो आप डिफरेंट हेड्स की इनकम निकालोगे तो उसमें एक आपकी बिज़नेस इनकम कैलकुलेट होके आ गई। जैसे ये 1,51,30,000। फिर उसके बाद आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम में 4,50,000 रुपये लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको दिखाना है कि डिफरेंट हेड्स की जो इनकम है वो आपको डिफरेंट तरीके से दिखानी है। ओके, तो एक तो हो गया हमारा ये सीन। नेक्स्ट एक हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में AMT का जिक्र है, यानी कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो प्रोविज़न है फर्म पे भी लागू होता है, यानी कि फर्म अपने नॉर्मल रेट से जो टैक्स लगाएगी, राइट, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे उसका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के साथ। तो जो भी उनमें ग्रेटर होगा, यानी जो वैल्यू ज़्यादा बनेगी, वही हम सरकार को पे करेंगे टैक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। मैं इसमें भी आपको सिर्फ पॉइंट पे ले जाना चाहूँगी। आपने क्या करना है, नॉर्मल तरीके से जैसे फर्म की इनकम कैलकुलेट करते हैं वैसे करनी है। हमने GTI कैलकुलेट की, उसके बाद हमें 2 डिडक्शन मिली हुई हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 डिडक्शन मिली हुई हैं अंडर सेक्शन 80 IA एंड IB। ठीक है, ये आपको दोनों डिडक्शन माइनस हो जाती हैं, तो आपकी टोटल इनकम बच जाती है 20 लाख की। इस पर हम नॉर्मल रेट से टैक्स लगाएंगे। जैसे हमारी इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी शामिल है, तो उसका वो 1 लाख का है, उसके ऊपर 20% से टैक्स लग जाएगा। बाकी की 19 लाख की इनकम, 20 लाख में से 1 लाख है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बाकी की 19 लाख की इनकम पर 30% से जो टैक्स लगेगा। और उसके बाद हमारा जो है 4% एजुकेशन सेस लग गया, जो है 23,600। Now your tax liability according to normal rate of taxes is 6,13,600। अभी हमको क्वेश्चन में कुछ बोला गया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं।
वैसे देखा जाए तो यहाँ पे उसने कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, बस इतना दिया है। हमें कहीं भी उसने इंडिकेट नहीं किया है कि आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी काउंट करके दिखाना है। पर ये हमें ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स हम कैलकुलेट करें और वो ज़्यादा बन रहा हो। अगर वो ज़्यादा बन रहा है तो आपको ज़्यादा वाला ही पे करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बेशक से हमारे पास इंडिकेशन नहीं है, फिर भी हम अपनी तरफ से एक तैयारी करेंगे। वो कैसे, हमने जो ग्रोस टोटल इनकम जो निकाली थी वो थी 43,50,000 की। उसमें हम क्या करेंगे, ये वाली डिडक्शन वापस ऐड कर देंगे। सॉरी, ये डिडक्शन हम नहीं देंगे। याद रखिए, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो 18.5% से होता है उसमें GTI में से कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाती। तो ये चेक कर सकते हैं हम हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, राइट। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए जो कि अंडर सेक्शन 115 JC2 में आती है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, टोटल इनकम जो हमारी आई है उसमें डिडक्शन प्लस कर दूँगी, या फिर आप दूसरी तरह से GTI भी ले सकते हो, एक ही बात है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारा जो काम होगा उसको नाम देना होगा एडजस्टेड टोटल इनकम का। ये हमारी आ गई, ठीक है। इसके ऊपर आपने 18.5 से टैक्स लगा के देखना है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% यहाँ पर भी लगेगा। अब हमारा टैक्स लायबिलिटी यहाँ आ रही है 8,36,940, लेकिन जब मैंने नॉर्मल रेट से टैक्स निकाला था वो मेरा बन रहा था 6,13,600। तो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि नॉर्मल रेट से टैक्स कम बन रहा है और AMT से ज़्यादा बन रहा है। तो हमारा क्या रोल है फर्म का, हमें AMT वाला टैक्स पे करना है, राइट। और हमें जो डिफरेंस है, यानी कि जो ज़्यादा हम टैक्स पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट है, उसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट, वो हमें आगे आने वाले कुछ ईयर्स में मिल जाएगा। उन ईयर्स में जब हमारा एक्चुअल टैक्स जो है ऑल्टरनेट से जो है ज़्यादा होगा, राइट। रूल क्या कहता है, जो आपका एक्चुअल टैक्स है यानी कि जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेस है, अगर वो AMT से ज़्यादा होता है तो आपको वो पे करना है। लेकिन ये जो टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा ना, इसकी आपको वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था AMT का सीन। अब मैं क्वेश्चन उठाने वाली हूँ ऐसा जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इस क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ेंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे, और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम ये भी लेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को मैं साथ साथ लूँगी। उसका रीज़न ये है कि इन क्वेश्चंस में आपको दो चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी हैं जो नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं दी गई, जैसे एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और एक ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। ऐसा ही सेम यहाँ पे भी किया गया है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं। अब आपको इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि ये दोनों प्रोविज़न आने के बाद हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगी। A and B आर इक्वल वर्किंग पार्टनर्स, ठीक है, इन ए फॉर्म विच फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184। ठीक हो गया, 184 की आप सेक्शन फॉलो करते हो, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन जो आप पार्टनर को देते हो उसकी डिडक्शन आराम से मिलने वाली है। पर्टिकुलर आपको दे रखे हैं नीचे, जैसे सबसे पहले है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, ठीक है। हमारी ये दो हेड से इनकम हो गई ना, एक बिजनेस हेड से हो गई और एक कैपिटल गेन से हो गई। आगे क्या कह रहा है, बिजनेस इनकम ऑफ द फर्म इज़ बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग, राइट। बिजनेस इनकम जो कैलकुलेट आपको करके दिखा रखी है यहाँ बी पार्ट में, उसमें से अभी रेम्यूनरेशन माइनस नहीं किया है और उसमें अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस नहीं किया है। रेम्यूनरेशन यहाँ पर कैपिटल उसको दिया गया है पार्टनर्स को, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया गया है 15% के रेट से, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल 12% तक ही अलाउड है। आगे हम एक बार पहले पूरा पढ़ेंगे। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी हमारे को दे रखा है, मैं अभी अमाउंट अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। GST भी पे करना था, ये देखो वो कह रहा है कि बिफोर, वो कह रहा है फर्म इज़ बिफोर चार्जिंग, यानी ये खर्चे हमने लेस नहीं किए हैं। एक डोनेशन भी हमने दी है स्कूल को, और फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है। अभी नीचे आ जाओ, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनरशिप आर एज पार्टनर्स आर एज पर पार्टनरशिप डेट, ठीक है। तो क्या कहना है कि ये दोनों चीज़ें पार्टनर को दी जा रही हैं और ये पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंगली है, यानी पार्टनरशिप डेट में इसके लिए यस की गई है।
आपको क्या करना है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है और टैक्स लायबिलिटी फॉर्म की कैलकुलेट करनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस एक जगह थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करनी है, वो आपको ध्यान देनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस इनकम से। बिज़नेस इनकम मेरे को दे रखी है, चेक कर लेते हैं, 2,50,000 मैंने रख दिया। 2,50,000 बिज़नेस इनकम का मतलब है जो हमारा P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आएगा, दैट इज़ आवर बिज़नेस इनकम। वो उसने हमें 2,50,000 दे रखी है, लेकिन वो कहता है ये खर्चे हमने नहीं लेस किए हैं। चलो जो नहीं लेस किए हैं वो हम लेस कर लेते हैं, और इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे सबसे पहले रेम्यूनरेशन, देखिए रेम्यूनरेशन हम लेस करते हैं ना, तो उसको वापस एक बार ऐड करते हैं, क्योंकि हमें बुक प्रॉफिट निकालना होता है। तो यहाँ अगर रेम्यूनरेशन नहीं लेस कर रखा, बहुत अच्छी बात है, हम रेम्यूनरेशन अपने तरीके से निकालेंगे और सिर्फ उसी को ही लेस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं, पर हम 15% नहीं लेस करेंगे, हम सिर्फ 12% करेंगे। तो ए और बी को जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दे रखा है 30,000 दे रखा है 15% के हिसाब से। और अगर मैं देखूं कि 12% के हिसाब से कितना बनता है, तो आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके, और हमारा ये आएगा 24,000। बेशक से इसको आप कैलकुलेट कीजिए कि 15% के लिए है 30, 1 के लिए है 30,000 बाई 15, और 12 के लिए कितना है वो आप करोगे तो आपका 24,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 24,000 हम इसको दे सकते हैं ना, ओके। उसके बाद ये 32,000 का क्या खर्चा है, ज़रा चेक कर लेते हैं। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये भी लेस करना पड़ेगा ना, ये भी खर्चा है। इसको हम P&L के डेबिट में दिखाते, लेकिन अब नहीं दिखा रखा है, कोई बात नहीं, हम लेस कर लेंगे। यहाँ तक ओके हो गया हमारा, ठीक है। 1,70,000 हमारा आ गया। अभी भी हमारा ये एक तरीके से कोई हम रिजल्ट पे नहीं आए हैं। उसके बाद मतलब ये तो जेन्युइन खर्चे थे जो हमें माइनस करने ही करने थे। उसके बाद अब हमने यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो बिज़नेस लॉस दे रखा है जो पिछले ईयर्स का है, और एक बिज़नेस लॉस और एक हमको दे रखा होगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें से बिज़नेस लॉस माइनस करेंगे जो ब्रॉड फॉरवर्ड है। तो बिज़नेस लॉस में चेक कर लेती हूँ कितना है, 2 लाख है। लेकिन जब मैं ये सब कैलकुलेट करके देखा तो मेरा तो बैलेंस ही 1,70,000 बचता था। अब 1,70,000 हमारा बचता है, तो मैं बिज़नेस लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 1,70,000 ही माइनस कर सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने 1,70,000 माइनस कर दिया, क्योंकि मेरा ये ऊपर वाला जो प्रॉफिट है वो 1,70 ही आया, तो मैं 1,70 ही माइनस कर सकती हूँ। अगर मेरा ये 2,70 आता तो मैं पूरा का पूरा नीचे 2 लाख माइनस करती। यहाँ तक बात ओके है। लेकिन अब तो बेचारा बिज़नेस लॉस ही कवर नहीं हो पाया, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का तो मतलब ही नहीं है माइनस करने का, ठीक है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम सारे हेड्स में जगह दे सकते हैं, यानी वो किसी भी हेड की इनकम में से माइनस हो सकता है, तो उसकी हमें कोई ख़ास टेंशन है नहीं, ठीक है। अगर ये बिज़नेस लॉस माइनस इस बार नहीं हो पाया, तो आगे आने वाले 7 सालों तक फिर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बिज़नेस लॉस अगले 8 साल तक हम एडजस्ट कर सकते हैं आगे वाली बिज़नेस इनकम में से, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, हमने 2,50,000 में से दोनों का तो 12% से इंटरेस्ट माइनस किया, 32,000 करंट डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो मेरा 80,000 आ गया। मैंने माइनस करके 1,70,000 है। अभी इसके आगे कोई हेडिंग नहीं लिखनी है, क्योंकि फ़िलहाल कोई हेडिंग बनती ही नहीं है इसकी, ठीक है। ना तो ये नेट प्रॉफिट है, ना ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ना ये टोटल इनकम है, ना या GT है। इसको अभी आप ब्लैंक छोड़ेंगे। अब उसमें से आप माइनस करेंगे करंट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, जितना है उतना माइनस करके देखो, क्योंकि वो तो 2 लाख है, लेकिन मेरे पास तो 1,70,000 का अमाउंट बचा हुआ है, तो मैं 1,70 ही माइनस करूँगी। नील हो गया, यहाँ तक बात ओके हो गई, ठीक है। अब एक रूल है, ध्यान रखिएगा, ये अभी मेरी एक्चुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस आई है, लेकिन रेम्यूनरेशन कहाँ माइनस किया अभी, अकॉर्डिंग टू रूल तो वो भी माइनस करोगे ना, वो तो माइनस किया ही नहीं। तो आपको याद हो, हमने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था क्या, कि रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पहला स्टेप लेना है, बुक प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो मुझे बुक प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान रखना, बुक प्रॉफिट के लिए कभी भी बिज़नेस लॉस जो पुराने ईयर्स का ब्रॉड फॉरवर्ड करके हम आगे लाते हैं वो माइनस नहीं करते। मतलब क्या है, ये जो आपने यहाँ पर 1,70,000 माइनस कर रखा है ना, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए तो माइनस करेंगे, बट बुक प्रॉफिट के लिए माइनस नहीं करेंगे। तो इसको वापस ऐड कर लो, और फिर से 1,70,000 आ गया, ठीक है।
आप सोचेंगे कि मैडम आपने यहाँ पे माइनस ना ही करते तो इसको हम सीधा बुक प्रॉफिट लिख सकते थे, ऐसा करने को कर सकते थे, क्वेश्चन गलत नहीं होता। बट रूल जो कहता है वो यही कहेगा कि आपको पहली सीढ़ी पहली बार चढ़नी है, ये नहीं है कि आपको 10वीं सीढ़ी पर एकदम छलांग लगानी है, ये नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ तक मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया था, लेकिन अभी भी नहीं आया क्योंकि मेरे को रेम्यूनरेशन भी अभी माइनस करना बाकी है, तब जाकर आएगा हमारा बिजनेस प्रॉफिट असल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें वापस अपना बिजनेस लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस था वो मैं एक बार फिर से ऐड कर दूंगी ताकि मेरा बुक प्रॉफिट निकल कर आ जाए। अब आपका बुक प्रॉफिट आ गया 1,70,000। अब आप अपना रूल बनाइए, क्या अगर 3 लाख से नीचे है या 3 लाख, पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट पर बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख विच एवर इज़ मोर, और बैलेंस के ऊपर कितना 60%। तो हमारा बुक प्रॉफिट तो 3 लाख से भी नीचे आ रहा है, तो 1,70,000 का 90% करो और 1.5 लाख में जो भी उनके मोर हो वो ले लो। तो मैंने देखा करके तो मेरा जो बन रहा है वो बन रहा है 1,53,000। और अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट रेम्यूनरेशन हमने जो दिया है लोगों को 80-80 हज़ार पे दिया है, दोनों को 1,60,000 दिया है। लेकिन बुक प्रॉफिट पर कैलकुलेट करके मैं देखती हूँ तो मेरा जो बनता है रेम्यूनरेशन वो बनता है 1,53,000। अब समझ में आया? तो मुझे क्या करना है, विच एवर इज़ लेस माइनस करना है, यानी 160 और 153 विच एवर इज़ लेस वो 153 में माइनस कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया। तो 153 हमारा माइनस होते ही अब 17,000 क्या बच गया बुक प्रॉफिट में से। जब आप रेम्यूनरेशन माइनस करते हैं तो हमारा क्या बचता है 17,000। ठीक है, अब आपने करना है वापस आ जाओ। अभी भी बुक प्रॉफिट से खाली मेरा क्वेश्चन ही निकलेगा ना, अभी मेरा जो फर्म की बिज़नेस इनकम निकालने का तरीका क्या है, बुक प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन निकालिए। रेम्यूनरेशन निकालने के बाद अगर कोई पुराना बिजनेस लॉस है उसको माइनस कीजिए, एंड अगर कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस हो सकता है तो उसको माइनस कीजिए, एंड देन जो बचेगा वही आपकी बिज़नेस की इनकम होगी। तो अभी मेरा बुक प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद जो बचा वो 17 था, राइट। अब मेरा बिज़नेस लॉस कितना था, बिज़नेस लॉस सबसे पहले बिज़नेस लॉस का नंबर आता है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का बाद में आता है। बिज़नेस लॉस तो मेरा 2 लाख था, तो भैया 2 लाख तो मैं माइनस नहीं कर पाऊँगी ना, मैं सिर्फ 17,000 माइनस कर पाऊँगी। कर दिया मैंने, एंड दिस इज़ नील। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब आप कहोगे कि ये क्या किया, 1,70,000 तो ऊपर माइनस कर तो रखा है, ठीक है ना, तो क्या 1,70,000 को हम मान के चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अरे ये वापस प्लस तो कर दिया था मैंने। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपके पास 2 चीज़ें थी, एक तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो अमाउंट था हमारा कितना, एक सेकेंड, शायद 20,000 था, हाँ 20,000 है, और बिज़नेस लॉस था मेरा 2 लाख, और यहाँ पर बिज़नेस लॉस मेरा सिर्फ 17,000 जा चुका है। बाकी 2 लाख में से 17 माइनस करूँगी तो 1,83,000 मेरा फिर आगे आने वाले 7 सालों में कवर करूँगी। मैं इस साल नहीं कर पाऊँगी, सॉरी, क्योंकि बिज़नेस लॉस जो पिछले ईयर्स का होता है वो आगे जाकर सिर्फ बिज़नेस इनकम में से ही माइनस करते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक बात ओके हो गई है। तो 1,83,000 क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। अब वो ब्रॉड फॉरवर्ड तो 2 लाख था, कैरी फॉरवर्ड कौन सा लेके जाना, 1,81,000। और रह गई वो जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की बारी है, उसके लिए मैं ज़रा दूसरे हेड्स की तरफ निगाह डालूंगी, क्या उनके पास इतना पैसा है कि वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अपने घर में आने दें। तो चेक कर लेते हैं ज़रा। देखिए, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 था, सॉरी 50,000 था, और मेरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो सिर्फ कितना है, 20,000 है। तो चलो लॉन्ग टर्म से हेल्प मांगते हैं। लॉन्ग टर्म भैया आप आ जाओ, आपके पास तो 50,000 है, आप हमें हेल्प कर दो। किसको हेल्प कर दो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की हेल्प कर दो। वो 20,000 को एडजस्ट करो और आपके पास अब 30,000 बच गया। तो अब ऊपर एक बार फिर से देखें, बिजनेस इनकम 0 हो गई है, नील। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 रह गया है। अभी हमारे बाकी किसी भी हेड में कोई इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम 0, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000। तो हम एक बार टैक्स लगा लें, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, क्या था, डोनेशन टू ए स्कूल।
डोनेशन टू ए स्कूल। अब डोनेशन की बात सुन लीजिए। डोनेशन जो है वो एक तो हमें ये नहीं आइडिया कौन से स्कूल को दे रखी है, और दूसरी बात जो मेन चीज़ है वो ये है कि 80C से 80U तक की कोई भी डिडक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से माइनस नहीं होती है, ये ध्यान में रखना। GTI में से माइनस होती है ना, तो GTI में वैसे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, पर अक्सर क्वेश्चंस में हमारे को इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ये डिडक्शन माइनस नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखना कि जब भी GTI कैलकुलेट करो और आप 80C से 80U की डिडक्शन माइनस करने लगो, तो एक नज़र आपने GTI के हेड्स पे भी डालनी है कि कहीं उसमें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर है तो क्या उसका अमाउंट आपने थोड़ा सा माइंड में रखा है, क्योंकि 80C से 80U तक की डिडक्शन सिर्फ 4 हेड में से माइनस होती है, 5वें में से नहीं होती माइनस। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A वाला है उसमें से भी ये डिडक्शन माइनस नहीं होती। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलने के बाद जो बचा वो टैक्स हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 था, उस पर आपने 20% से, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे 20% से टैक्स लगता है, नॉर्मल जो लॉन्ग टर्म होता है 6,000 लग गया, HEC लग गया 240 और हमारा टैक्स बन गया 6,240। ये बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है। अभी GST की और कहानी भी कह रहा था, वो तो हमने देखी नहीं। GST ड्यू है, पे नहीं किया है। अगर पे नहीं किया है तो हम उसकी डिडक्शन नहीं दे रहे हैं, तो आपने सिर्फ ड्यू है 8,000, तो इसकी कहीं पे भी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, पेड होता ना तो मैं 32 के साथ में 8,000 और भी माइनस करती। तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गई ये बात। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में लेके चलती हूँ। अब यहाँ पर और वहाँ पे फ़र्क देख लेना, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, क्या? वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% माइनस नहीं कर रखा था, वहाँ पे किया था। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट था ही नहीं, इसलिए माइनस करने की नौबत नहीं आई। दूसरा, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस वहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। क्वेश्चन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इस पोर्शन में बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। जैसे आपने क्या किया था, वहाँ पे भी बिज़नेस लॉस माइनस किया था ना एक बार, तो आपको यहाँ पे भी बिज़नेस लॉस माइनस करना है। और इस वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास जो बिज़नेस इनकम 210 की है और 120 का ही बिज़नेस लॉस है। टोटल बिज़नेस लॉस ही 120 का है जो पिछले ईयर्स का है, सारा चला जाएगा। और अब 30,000 डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हमारा 30,000 है, वो भी जाने के चांसेस हो गए। करो माइनस, 60,000 आ गया। ये हमारी इनकम फ्रॉम बिज़नेस है वैसे देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर भी चक्कर इसने ये डाल दिया कि रेम्यूनरेशन भी देना है भैया। ये चेक करो, ये रहा, बिजनेस इनकम ऑफ द फर्म इज़ बिफोर मेकिंग द डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। इसने बिजनेस इनकम कैलकुलेट तो करके दिखा दी, पर ये खर्चे तो नहीं लेस किए ना। क्या क्या? एक तो रेम्यूनरेशन लेस नहीं किया, और एक अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, और एक बिजनेस लॉस। तो चलो इन दोनों को तो मैंने करके दिखा दिया। रेम्यूनरेशन तो भैया मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब आ जाओ वापस फिर से बुक प्रॉफिट पर। हमने क्या किया, इसमें से बिजनेस लॉस माइनस किया, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस किया। उस क्वेश्चन में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का नंबर नहीं आया था, क्योंकि ऑलरेडी पैसे इतने कम थे कि लॉस भी हमारा पूरा लेस नहीं हो पाया था। ठीक है, एक तो ये अंतर है दोनों क्वेश्चन में। 150 लेस करने के बाद मेरा बुक प्रॉफिट आ रहा है 60,000, पर ये बुक प्रॉफिट नहीं है, सॉरी, ये मेरी बिजनेस इनकम है। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए मैं बिजनेस लॉस वापस ऐड करती हूँ। अब आप देखो, मैंने बिजनेस लॉस ऐड किया, मैंने डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया, याद रखिएगा। फिर से बता रही हूँ, आपके पास इनकम दे रखी है, आपने लॉस माइनस किया, डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब माइनस किया, जो अमाउंट आया वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस आया, पर रेम्यूनरेशन तो अभी रह गया। तो रेम्यूनरेशन को माइनस करने के लिए मुझे कैलकुलेट करना है बिजनेस प्रॉफिट, सॉरी बुक प्रॉफिट। और बुक प्रॉफिट के लिए मैं क्या करती हूँ, बिजनेस लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस वापस ऐड करती हूँ, तब मेरे को बुक प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़ सेम हो गई दोनों में। ठीक है, अभी आपने 1,80,000 पे रेम्यूनरेशन कैलकुलेट किया, और अकॉर्डिंग टू रूल ये बनता है 1,62,000। आप करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 1,62,000 आया। चलिए जी, अभी मैं क्या करूँ, यहाँ पे शुरुआत करूँगी। अब मैं यहाँ से, अभी ना आपको क्या करना है, यहाँ 2,10,000 से शुरुआत करनी है। वापस आ जाओ, हमारे को क्या क्या दे रखा था, एक बार फिर से उसी प्रोसेस में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में मुझे 2,10 दे रखा था, और सबसे पहले नंबर मुझे रेम्यूनरेशन का लगाना चाहिए ना। रेम्यूनरेशन का नंबर लगाया, 48,000 बचे। अब किसका नंबर लगाऊं, बिज़नेस लॉस का। बिज़नेस लॉस का 48,000 का नंबर लगाऊं, नील आ गया जी। अभी बिज़नेस लॉस ऊपर कितना था, 120 था, 48 गए, बाकी के कितने बचे,
ये बचे 72, ये फॉरवर्ड हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड। 30,000 डेप्रिसिएशन नहीं हो पाएगा, सॉरी। मैं देखूंगी कोई और इनकम है मेरी, मैं चेक कर रही हूँ, हाँ मेरी लॉन्ग टर्म इनकम भी है और मेरा बैंक इंटरेस्ट भी है, दो हेड से मेरे को इनकम है। तो मैं नीचे आऊँगी और मैं देखूँगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, 2 इनकम मेरे को और दे रखी हैं, उसमें से मैं अपना अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो भी है बाई माइनस करूँगी, ठीक है। ये कितना था, मैं एक बार चेक कर लें, 30,000 था बेटा, लेकिन दोनों की इनकम मिलाकर 22,000 है, तो ये दोनों मिलाकर भी पैसे दें तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पूरा नहीं हो पाएगा, तो 22,000 ही लेस होएगा। और इन दोनों हेड्स की इनकम नील, बिजनेस हेड की इनकम नील, सो टैक्स इज़ नील। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना था। इस क्वेश्चन में आपने 2,10,000 से स्टार्टिंग करके एक एक करके सिस्टमेटिकली सारे खर्चे निकाले हैं। पहले रेम्यूनरेशन निकाला, फिर बिजनेस लॉस निकाला, फिर कोई पैसा बच गया तो हम डेप्रिसिएशन निकालते अगर होता तो, और अगर नहीं बचा तो डेप्रिसिएशन मैं बाकी के हेड में से निकालूंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमने बिज़नेस इनकम में से सबसे पहले इंटरेस्ट निकाला, फिर बिज़नेस लॉस निकाला, फिर हमने उसको वापस ऐड किया क्योंकि मुझे बुक प्रॉफिट चाहिए था, फिर उसके बाद मैंने रेम्यूनरेशन काउंट किया, फिर उसके बाद फिर से बिज़नेस लॉस के दोबारा बारी आ गई, ठीक है। ओके, डेप्रिसिएशन की बारी तो यहाँ आ ही नहीं पाई। तो ये थोड़ा सा इसको ट्रिक से करना, थोड़ा सा समझ के करना, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस और जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।